हाँ बेटा 11th स्टूडेंट। तो बेटा बोहर मॉडल ऑफ एटम में बेटा हम लोगों ने रेडियस ऑफ एनी सेल, एनर्जी ऑफ एनी सेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, ये सभी बेटा बोहर के अचीवमेंट्स हैं। अब बोहर का जो लास्ट वर्क है बेटा वो है बेटा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए बेटा जब रदरफोर्ड की बात आती है, जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझना है अच्छे से और इंटरेस्ट लेना है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड पढ़ चुके हैं, उस लेक्चर को आप एक बार और चेक कर लेना। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिस्क्राइब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ओके गाइस, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग जो एटम का स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा बेटा? कंटिन्यूस होगा। लेकिन बेटा नाउ डेज ये प्रूफ हो चुका है कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा, एटम से जो एनर्जी रिलीज होगी और उस रिलीज एनर्जी को जब आप स्क्रीन पर या पर्दे पर देखोगे तो जो ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी बेटा वो अलग अलग डिफरेंट लेंथ की मिलेगी। दिस कॉल्ड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो बेटा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को फर्स्ट टाइम प्रूव किया था किसने बेटा? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने? बोहर ने। ओके गाइस, जबकि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होगा बेटा? कंटिन्यूस। लेकिन बोहर फर्स्ट टाइम, बोहर एंड देयर को-वर्कर्स, बोहर और उसके साथ में जो सहपाठी थे, उसके सहयोगी थे, उनके को-वर्कर थे, उन्होंने प्रूव करके बताया कि बोहर आपके अकॉर्डिंग जो एटम का स्पेक्ट्रम होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो बेटा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को प्रूव करेगा बेटा कौन? बोहर। ठीक है, तो बोहर का बेटा लास्ट वर्क, इसके बाद बोहर को फ्लॉप करने की बारी आएगी। तो किन पॉइंट पर बोहर को फ्लॉप माना जाता है वो पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम लोग प्रूव कर रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैसा स्पेक्ट्रम बेटा? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके गाइस, तो बेटा बोहर एंड देयर को-वर्कर्स, बोहर और उसके जो को-वर्कर थे, उसके साथ वर्क करने वाले, उनने बेटा किस प्रोसेस से हाइड्रोजन के डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली चेक किया, आप उसे देखिएगा। ठीक, तो बेटा ये आप क्वेश्चन भी बना सकते हो कि डिस्क्राइब द डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा ये वर्क किया था बोहर एंड देयर को-वर्कर्स। ध्यान देना इस बात को। तो क्या किया बेटा इसने? बेटा हाइड्रोजन गैस है, एक वेसल में, एक कंटेनर में आपने हाइड्रोजन गैस लिए बेटा H2। ओके गाइस, और बेटा इस गैस के सैंपल को, यह है द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। समझना है बेटा यहां, द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और जब देखो सैंपल का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल नहीं, एक एटम नहीं, बिलियंस मॉलिक्यूल है बेटा, यहाँ बिलियंस मॉलिक्यूल है। व्हेन प्रोवाइड एनर्जी टू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बेटा जब हाइड्रोजन गैस के सैंपल में आप एनर्जी देंगे, ध्यान देना अच्छे से, तो बेटा जो H2 मॉलिक्यूल है वो HH एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे बेटा तो H2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H2 मॉलिक्यूल HH एटम में डिवाइड हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। व्हेन प्रोवाइड सैंपल टू, तो बेटा ये अपना क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। तो मैं इसका आंसर लिखवा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से समझना है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम बहुत कम लोगों को समझ में आता है 11th बेस पे, और बहुत कम इसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो मैं पूरी जान लगा दूंगा और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को आपके सामने मैं प्रूव करूंगा। ध्यान देना बेटा इधर, ठीक है। व्हेन प्रोवाइड एनर्जी टू द सैंपल ऑफ
हाइड्रोजन गैस। ओके गाइस, तो बेटा इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? व्हेन प्रोवाइड एनर्जी टू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब बेटा सैंपल में बिलियंस एटम है बेटा, बिलियंस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बाद में एटम में डिसोसिएट हो गए एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो बेटा जब आप इस सैंपल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन गैस के सैंपल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बेटा, तो ये जो एटम्स है हाइड्रोजन एटम्स, ये डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। बेटा जब आप बाय द वे आप आयरन रॉड को हीट कर रहे हैं, आयरन रॉड को आप गर्म कर रहे हैं, तो क्या आप देखिए क्या पूरी रॉड एक साथ रेड हीट हो जाती है, लाल गर्म हो जाती है कि नहीं? जो सिरा है आयरन रॉड का सिरा, जिसको आपने हीट सोर्स के कांटेक्ट में कंटिन्यूस रखे हो, वाला सिरा पहले रेड होगा, फिर धीरे धीरे रेडनेस बढ़ी जाएगी। ओके गाइस, इसका मतलब चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, सभी जो सब्सटेंस के जो एटम्स है या सब्सटेंस के जो कंपोनेंट्स है, ये इक्वल अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते बेटा, अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो व्हेन प्रोवाइड एनर्जी टू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो बेटा हाइड्रोजन गैस के सैंपल को जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो ये जो डिफरेंट एटम्स है, एक्चुअली H2 या मॉलिक्यूल है, बाद में वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप मॉलिक्यूल ले लो या एटम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस या डिफरेंट एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखना सैंपल में बिलियंस हाइड्रोजन एटम है, बिलियंस है, केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं, बिलियंस हाइड्रोजन एटम है। तो बेटा व्हेन प्रोवाइड एनर्जी टू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ईच एटम एब्जॉर्ब, अच्छे से लिखना बेटा, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। ईच एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये खास बात है बेटा, ईच एटम एब्जॉर्ब, सभी सिमिलर अमाउंट में एनर्जी नहीं लेंगे, सब अलग अलग अमाउंट में एनर्जी लेंगे। ओके गाइस, एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं यहां रोक रहा हूं बेटा, थ्योरी आप समझ लो। चलिए बेटा, ये एक हाइड्रोजन एटम है। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, और बेटा सेल में ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस सेल्स है बेटा, वेरियस सेल्स है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूमरस सेल्स है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एटम में तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट सेल में ही होगा, पहले सेल में ही होगा। तो बेटा जब यहाँ न्यूमरस हाइड्रोजन एटम है, तो जब एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो क्या लिखे बेटा? ईच एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बेटा जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान देना बेटा, जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये बच्चे ध्यान दे इधर, मजा ले। मैंने क्या बोला कि स्पेक्ट्रम हर कोई समझा नहीं सकता और हर किसी को समझ में आता नहीं है। आपको मैं डिस्कंटिन्यू स्पेक्ट्रम यहाँ प्रूफ करने वाला हूँ, ध्यान देना बेटा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बेटा, हर एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन सब अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो बेटा जो उसका ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, भाई नेचुरली इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में होगा। जब एटम बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ बिलियंस एटम है, एक एटम की स्टोरी बता रहा हूँ मैं यहाँ। तो बेटा जो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है, जो नेचुरली फर्स्ट सेल में है, बेसिकली वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो बेटा वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप करेगा, वेरियस हाई एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा। तो वो जो n=1 में बेटा ग्राउंड सेल है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेल में हो सकता है वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी सेकेंड सेल में आ जाए। कुछ एटम में ऐसा होगा कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि वो ग्राउंड सेल से नियरेस्ट फर्स्ट हाई एनर्जी सेल में आ जाए, n=2 में आ जाए। कुछ एटम में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेल से n=3 में जंप कर जाए, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, एनर्जी वेव फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, वेव फॉर्म में एब्जॉर्ब। या कुछ एटम ऐसे होंगे इस सैंपल में, बस यही है बेटा ट्रिक, इस सैंपल में कुछ एटम ऐसे होंगे जिनमें ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके n=1 से n=4 में जंप कर जाए, कुछ एटम में n=5 में जंप कर जाए। ये वेरियस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बेटे जब ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप करेगा, अलग अलग एटम में, कुछ एटम में फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जंप करेगा,
कुछ एटम में फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में जंप करेगा, कुछ एटम में फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल में जंप करेगा, कुछ एटम में फर्स्ट सेल से फिफ्थ सेल में, कुछ में सिक्स सेल में, कुछ में सेवन सेल में, कुछ में एट सेल में, और कुछ में तो हो सकता है कि इनफाइनाइट में ही चले जाए, इनफाइनाइट सेल में। इनफाइनाइट में गया मीन्स अब वो एटम में वापस आने वाला नहीं है। अच्छे समझना बेटा। तो बेटा व्हेन प्रोवाइड एनर्जी टू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ईच एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा बेटा, एज द रिजल्ट, अच्छे समझना बच्चे, एज द रिजल्ट एटम रिच इन एक्साइटेड स्टेट। एटम कहां पहुंच जाएगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेज। ये सब लिखा है आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब डिस्कस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, समझना भी है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, और थ्योरी अच्छे समझोगे तो जेई और नीट के क्वेश्चन भी बाहर निकल के आ जाएंगे। 11-12 को अच्छे से पढ़ना ही जेई नीट की तैयारी है, इस बात को याद रख लो। कुछ अलग से नहीं पढ़ना जेई और नीट के लिए। 11-12 को किन ऑब्जर्वेशन से पढ़िए। ओके गाइस, पूरे क्वेश्चन मैं निकाल के रख दूंगा आपके सामने यहाँ। तो बेटा एज ए रिजल्ट एटम रीच इन एक्साइटेड स्टेज, या स्टेट कर देते हैं। चलिए अब देखिए बेटा, एटम का एक्साइटेड स्टेट में आने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड सेल को छोड़कर वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप करेगा। अलग अलग एटम में अलग अलग वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप करेगा। डिफरेंट एटम में डिफरेंट वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप करेगा अपने ग्राउंड सेल को छोड़कर। ओके गाइस, तो इसी को बोलते हैं बेटा एटम एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है, और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में आना या एटम का एक्साइटेड स्टेट में आने का मतलब क्या है कि जो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके डिफरेंट वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप करता है। इस प्रोसेस को ट्रांजिशन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, बोलना क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ओके गाइस, याद रखना बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, एटम जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा मीन्स उसका ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप करना ही एटम का एक्साइटेड स्टेट में आना कहलाता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ओके गाइस, इत्मीनान से सिस्टमेटिक। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, अब थोड़ी एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, जनरल। अगर बेटा आप आयरन रॉड को हीट करते हैं, ठीक है, आयरन रॉड को हीट करते हैं, तो जो एंड के रॉड के एंड के एटम होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, थोड़े पीछे के कम अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब आयरन रॉड को हीट करके आप छोड़ दिए तो क्या वो लॉन्ग टाइम तक हीटेड फॉर्म में ही रहती है कि धीरे धीरे कूल होती है? और जब आप हीट करेंगे तो आयरन के एटम एक्साइटेड हो जाएंगे आयरन रॉड के। अब जब आप बेटा उसको हीट सोर्स से हटा लिए तो धीरे धीरे वो रॉड कूल होती है, आयरन रॉड। इसका मतलब जो एटम्स है वो लॉन्ग टाइम तक एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रहते, ये नेचुरल ट्रूथ है। अगर कोई एटम एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड फॉर्म में आ गए तो वो एटम लॉन्ग टाइम तक एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रहते, वो धीरे धीरे एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा। मीन्स जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो फिर बेक होगा। कहां बेक होगा बेटा? वेरियस लो एनर्जी सेल में बेक होगा। n=5 में गया तो हो सकता है 4 में आ जाए, 5 से हो सकता है 3 में आ जाए, 5 से 5 में गया तो हो सकता है 2 में आए या 1 में आए। ये अलग अलग कंडीशन अलग अलग टाइमिंग पे मिलते जाती है आपको। तो बेटा अब आगे मैं जो थ्योरी दे रहा हूं, तो बेटा जब आपने एनर्जी प्रोवाइड किए तो एटम एक्साइटेड स्टेट में आ गया, लेकिन एटम लॉन्ग टाइम तक एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रहता। बट आगे लिख रहा हूं, बट एटम नॉट फाउंड इन एक्साइटेड स्टेट, नॉट फाउंड इन एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम। ये याद रखना बेटा, जनरल ट्रूथ है ये। एटम हम बहुत लंबे समय तक एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रह सकता, ठीक है, लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब आगे लिख रहा हूं बेटा, आफ्टर एक्साइटेड स्टेट
ठीक है, व्हेन आफ्टर एक्साइटेड स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन बैक इनटू, याद ना बेटा, आफ्टर एक्साइटेड स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन बैक इनटू वेरियस, अपने जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां गया बेटा, वेरियस हाई एनर्जी सेल में गया है। लेकिन वो जो एक्साइट इलेक्ट्रॉन है आफ्टर सम टाइम, ऐसे लिखते हैं बेटा इसको, ऐसे लिखते हैं आफ्टर सम टाइम, क्योंकि मैंने लिखा हूं कि बेटा एक्साइट स्टेट बट एटम नॉट फाउंड इन एक्साइट स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सम टाइम, when excited electron बैक, वापस होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप करके गया है, ऊपर गया है, वो ग्राउंड स्टेट में धीरे धीरे अपने लो एनर्जी सेल में वापस आएगा बेटा, धीरे धीरे वो वेरियस लो एनर्जी सेल में वापस आएगा। फाइनली वो n=1 में ही आएगा, लेकिन अगर वो 5 में गया है तो हो सकता है कि सीधे n=1 में आए। कुछ एटम में ऐसा हो सकता है कि 5 से 4 में आए, कुछ एटम में ऐसा हो सकता है कि 5 एक्साइटेड स्टेट से 3 में 3 वाली लो एनर्जी सेल में आए, कुछ एटम में ऐसा हो सकता है कि 5 में एक्साइट होकर गया है तो n=2 में आए, कुछ एटम ऐसे भी होंगे इस सैंपल में जहाँ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो 5th सेल में गया है वो डायरेक्ट लो एनर्जी फर्स्ट सेल में आ जाए, सीधे यहीं आ जाए वापस n=1 में। तो बेटा अलग अलग कंडीशन के एटम है इस सैंपल में, डिफरेंट कंडीशन के एटम है इस सैंपल में, और वहीं से बेटा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे सामने आने वाला है बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बैक इनटू द वेरियस लो एनर्जी सेल, वेरियस लो एनर्जी सेल में आएगा बेटा, अलग अलग एटम में अलग अलग लो एनर्जी सेल में आएगा, डिफरेंट एटम में डिफरेंट लो एनर्जी सेल में आएगा। ओके गाइस, ठीक है, बैक इनटू द वेरियस लो एनर्जी सेल। देखिए बेटा ये सब थ्योरी आपको टेक्स्ट बुक से उतनी क्लियर नहीं होती, इसलिए पहले अच्छे से ये थ्योरी लिख लेना आप, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आपने नोट्स बनाए तो टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। बैक इनटू द वेरियस लो एनर्जी सेल, इन दिस प्रोसेस, अब बेटे जब वेरियस लो एनर्जी सेल में वापस आएगा इलेक्ट्रॉन बेटा, हो सकता है कुछ एटम में 6 से 5th में आए, कुछ एटम में 6 से 4 में आए, कुछ एटम में 6 से 2 में आए, कुछ एटम में 6 से 1 में आए, कुछ एटम में 5 से 1 में आए, कुछ एटम में 4 से 1 में आए, कुछ एटम में 3 से, वेरियस अलग अलग टाइप की कंडीशन मिलेगी। तो बेटा व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बैक इनटू द वेरियस लो एनर्जी सेल, इन दिस प्रोसेस, एक मिनट ऐसे लिखते हैं बेटा, दिस प्रोसेस कॉल्ड या नोन एज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या बेटा, देखिए जंप करके वेरियस हाई एनर्जी सेल में जाना भी ट्रांजिशन है, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का वेरियस लो एनर्जी सेल में आना भी ट्रांजिशन है। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वेरियस हाई एनर्जी सेल में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वेरियस लो एनर्जी सेल में वापस आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या एनर्जी को रिलीज करे, एनर्जी हमेशा वेव फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, या और जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा लो एनर्जी सेल में तो वो एनर्जी वेव फॉर्म में ही रिलीज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा चुका हूं, जिसके कुछ बेसिक फार्मूले दिया था, फिजिक्स से लेके आए थे हम लोग उस थ्योरी को। ठीक है बेटा, आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ब्रेक इनटू द वेरियस लो एनर्जी सेल, दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, क्योंकि एटम लॉन्ग टाइम तक एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन लॉन्ग टाइम तक एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रह सकता, वो कभी ना कभी नॉर्मल स्टेट में वो एटम आएगा, इलेक्ट्रॉन अपने वेरियस हाई एनर्जी सेल से लो एनर्जी सेल में ब्रेक होगा। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, आगे मैं यहाँ और लिख रहा हूँ लाइन, ध्यान दीजिएगा।
चलिए और अच्छे समझाएंगे इसको, हड़बड़ी नहीं करना बेटा, बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं मैं। ओके, आपको थ्योरियां समझ में आना चाहिए। नोन एज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दिस प्रोसेस, आगे लिखे बेटा कंटिन्यूस, इन दिस प्रोसेस एनर्जी, क्योंकि बेटा वेरियस हाई एनर्जी सेल से आप लो एनर्जी सेल में आ रहे हो। हाई एनर्जी सेल की एनर्जी ज़्यादा है और लो एनर्जी सेल की एनर्जी कम है, तो बेटा इस लेवल से इस लेवल में आओगे। हमने बोर्स मॉडल में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट सेल की एनर्जी मिनिमम, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई एनर्जी सेल में गया है, जब वो वापस कहाँ आएगा बेटा, लो एनर्जी सेल में आएगा, तो एनर्जी को क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करेगा, वेव फॉर्म में रिलीज करेगा। ठीक है बेटा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन in the form of wave, in the form of wave, किसके रूप में एनर्जी रिलीज करेगा बेटा, जब वापस आएगा एक्साइट इलेक्ट्रॉन वेरियस लो एनर्जी सेल में वापस आएगा बेटा, तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, व्हेन release energy wave, release energy wave, when release energy wave checked on screen, कहाँ देखेंगे बेटा, रिलीज एनर्जी वेव को स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ स्क्रीन पे पर्दा है बेटा, स्क्रीन। ओके, ठीक है, when release energy wave check on screen, then different दो बार है बेटा, टू लिख दो, different लेंथ स्पेक्ट्रल लाइन, different लेंथ स्पेक्ट्रल लाइन obtained on screen called discontinuous spectrum of हाइड्रोजन एटम, यहां लिख देना बेटा, कॉल्ड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये पूरी लाइन को छाप लो, एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं। व्हेन प्रोवाइड एनर्जी टू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ईच एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसके एटम, हाइड्रोजन के। एज द रिजल्ट एटम रीच इन एक्साइटेड स्टेट, तो बेटा एटम जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अलग अलग एटम डिफरेंट एटम डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके उनका जो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है वो वेरियस हाई एनर्जी सेल में जम करेगा। तो हम बोलेंगे बेटा कि एटम रीच इन एक्साइटेड स्टेट। लेकिन फिर एक बात याद रखना बेटा, बट एटम नॉट फाउंड इन एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम। याद रखना बेटा, एक्साइटेड स्टेट, यहाँ स्टेट लिख देना, एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जो वेरियस हाई एनर्जी सेल में जम किया है वो वापस होगा बेटा वेरियस लो एनर्जी सेल में वापस होगा। डिफरेंट एटम में डिफरेंट लो एनर्जी सेल में, मेरी बात को ध्यान देना, डिफरेंट एटम में डिफरेंट लो एनर्जी सेल में बेक होगा, और जब वो बेक होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करेगा, वेव फॉर्म में। और उस रिलीज एनर्जी वेव को किस पर देखोगे बेटा, आप स्क्रीन पे पर्दे पे देखोगे, तो डिफरेंट लेंथ की क्या मिलेगी बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन। जबकि सिमिलर लेंथ की स्पेक्ट्रल लाइन मिलने की बात कौन कर रहा था, रदरफोर्ड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और डिफरेंट लेंथ की स्पेक्ट्रल लाइन क्यों मिलेगी अभी मैं आपको समझाऊंगा, वेट एंड वॉच। ठीक है बेटा, तो बेटा आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ब्रेक इनटू द वेरियस लो एनर्जी सेल, दिस प्रोसेस नोन एज द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड व्हेन रिलीज एनर्जी वेव चेक्ड ऑन स्क्रीन, पर्दे पर देखेंगे बेटा उसको,
देन डिफरेंट डिफरेंट लेंथ स्पेक्ट्रल लाइन लिखा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ स्पेक्ट्रल लाइन, जो ब्राइट लाइंस मिलेगी, जो चमकीली लाइंस मिलेगी, किस पे मिलेगी बेटा, पर्दे पर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेंथ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन ऑन या अपीयर ऑन, अपीयर कर दो या ऑब्टेन कर दो बेटा, अपीयर ऑन स्क्रीन कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ, आगे लिख देना बेटा, हाइड्रोजन एटम। तो ये बेटा ये जो क्वेश्चन बनाया मैंने उसका आंसर लिखना है। फिर मैं इन सब चीज़ों को एक बार और समझा रहा हूं आपको, ध्यान देना अच्छे से, समझ बेटा। चलिए अब समझना, ये बेटा आपका वो जो सैंपल है, सैंपल में न्यूमरस हाइड्रोजन एटम्स है बेटा, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, बिलियंस हाइड्रोजन एटम है। जब आप एनर्जी क्या करेंगे बेटा, प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये वाले एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और समझ ले यार, मजा ले ले यार, मेहनत कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ओके। तो ये बेटा किसी भी कोई एक एटम ले रहा हूँ, उस एटम का बेटा ये न्यूक्लियस है। तो बेटा ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है, ये सिक्स सेल है, और ये सेवंथ से, और ये इनफाइनाइट सेल है, मान लो बेटा, ध्यान देना अच्छे से। अब देखिए जनरली हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट सेल में होता है। ये जनरली जो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम है उसमें वन इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में होगा, लेकिन जब बेटा एनर्जी आप एब्जॉर्ब करेगा, जब ये एटम एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एब्जॉर्ब करेगा। और यह सैंपल में बिलियंस हाइड्रोजन एटम है, सब अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो सबके जो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग वेरियस डिफरेंट डिफरेंट हाई एनर्जी सेल में जम करेंगे, और जम करेंगे तो एटम एक्साइटेड स्टेट में आएगा। पूरी कहानी समझ में आ रही है? आज पूरा टाइम ले ले बेटा, बोहर का आखिरी अचीवमेंट पढ़ा रहा हूं मैं, इसके बाद बोहर को फ्लॉप करने की बारी आएगी, ध्यान देना। लेकिन बेटा बोहर के कुछ ही पास्टुलेट्स पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, बाकी बोहर का मॉडल 90% करेक्ट माना जाता है। ओके गाइस, कहाँ बोहर का ड्रॉबैक है उसको हम लोग पकड़ाएंगे आपको, आप खुद बोलोगे कि सर यहाँ बोहर का ड्रॉबैक है। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा इधर। तो बेटे जो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड होकर कुछ एटम में, अच्छे समझना, कुछ एटम में कहाँ है बेटा, ये n=1 है, जहाँ एक्चुअली वो है n=1 से कुछ एटम में n=2 में जाएगा, कुछ एटम में n=1 से 3 में जाएगा, कुछ एटम में n=1 से 4 में जाएगा, इन सम एटम n=1 से 5 में जाएगा, इन सम एटम n=1 से 6 में जाएगा। ओके गाइस, तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट एटम में डिफरेंट डिफरेंट हाई एनर्जी सेल में जाएगा। ये एक ट्रांजिशन एक एटम के लिए, दूसरा ट्रांजिशन दूसरे एटम के लिए, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना बेटा, अब एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, समझना। तो एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक पर्टिकुलर हाई एनर्जी सेल में जाएगा। तो ये पूरी स्टोरी में डिफरेंट डिफरेंट एटम के एक ही स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। कुछ एटम में n=1 से 2 में, कुछ एटम में n=1 से 3 में, कुछ एटम में n=1 से एक्साइड होकर 4 में जाएगा, कुछ एटम में n=1 से एक्साइड होकर 5th सेल में जाएगा, 5th हाई एनर्जी सेल में, कुछ एटम में n=1 से एक्साइड होकर 6th या कुछ में 7th में जाएगा। ओके गाइस, लेकिन जैसे वो लो एनर्जी ग्राउंड सेल से छोड़कर वेरियस हाई एनर्जी सेल में जम करेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा एटम एक्साइटेड फॉर्म में आ चुका है। लेकिन एटम लॉन्ग टाइम तक एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रह सकता, तो फिर वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे फिर से इन वेरियस न्यूमरस एटम धीरे धीरे फिर से वो वेरियस लो एनर्जी सेल में वापस आएगा, डिफरेंट डिफरेंट लो एनर्जी सेल में वापस आएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अरे किस फॉर्म में रिलीज करेगा रे? वेव फॉर्म में। उस वेव को कहाँ चेक करना है रे? पर्दे पर। तो आपको ब्राइट लाइंस मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की ब्राइट लाइंस मिलेगी, उसी को बोलते हैं बेटा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही ट्रूथ है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ट्रूथ नहीं है। जो किसने एक्सप्लेन किया था? रदरफोर्ड ने। बोहर क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बोहर के कोवर्कर भी है, यहाँ साथ में बताएंगे। अब बेटा जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ एक्साइट होके आया, कुछ एटम में यहाँ एक्साइट होके आया होगा, कुछ एटम में यहाँ एक्साइट होके आया होगा, कुछ एटम में यहाँ एक्साइट होके आया होगा, कुछ एटम में यहाँ एक्साइट होके आएगा। कहाँ से बेटा? ग्राउंड सेल को छोड़कर यहाँ आया होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है
फिर से ग्राउंड सेल में वापस आएगा। अब ग्राउंड सेल में वापस आएगा तो इन सम एटम वो n इक्वल टू 6 से 5th में आ रहा होगा। इन सम एटम n इक्वल टू 6 से 4 में आ रहा होगा। इन सम एटम n इक्वल टू 6 से 7 भी हो सकता है, 8 भी। 6 से एग्जाम्पल दे रहा हूं। कहाँ आ रहा होगा बेटा? 3 में आ रहा होगा। कुछ एटम में 2 में आ रहा होगा। कुछ एटम ऐसे होंगे जिसमें 1 में आ रहा होगा। अगर वो 5 में एक्साइटेड होके गया है तो कुछ एटम में 5 से सीधे n इक्वल टू 1 में आ रहा होगा। कुछ एटम में 5 से 2 में आ रहा होगा लो एनर्जी सेल में। कुछ एटम में 5 से 3 में आ रहा होगा। कुछ में 5 से 4 में आ रहा होगा। अलग अलग कंडीशन के एटम है इस सैंपल में, यही समझना है आपको। कुछ एटम ऐसे होंगे जहां इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेल से जंप करके n इक्वल टू 4 में आया। अब n इक्वल टू 4 में आया तो जब वो एक्साइट इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो कुछ एटम में 4 से 3 में वापस आ रहा होगा। कुछ एटम में 4 से 2 में वापस आ रहा होगा। कुछ एटम में 4 से 1 में वापस आ रहा होगा। ऐसे वेरियस ट्रांजिशन मिल रहे हैं बेटा। ये तो एक्साइटेशन की बात किया, अब मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, वापस बैक की बात कर रहा हूँ। तो याद रखना। अच्छा ये बताओ कि आयरन रॉड को आप हीट करते हो और हीट करके सोर्स से हटा लेते हो, क्या वो सडनली कूल होती है? क्या स्लोली कूल होती है? बोलो, स्लोली कूल होती है। इसका मतलब जो एक्साइटेड एटम है वो सडनली ग्राउंड स्टेट में नहीं आते, धीरे धीरे वेरियस लो एनर्जी सेल में आते हैं जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा? तो वैसे वेरियस, अब जब ये वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा बेटा? रिलीज करेगा। यह एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी। अब इस रिलीज एनर्जी को कहाँ चेक करो बेटा आप? स्क्रीन पर एनर्जी वेव फॉर्म में रिलीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन वेरियस हाई एनर्जी सेल से वेरियस लो एनर्जी सेल में ब्रेक करेगा तो एनर्जी वेव फॉर्म में रिलीज होगी। और इस वेव फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है उसको किस पे चेक करो बेटा? स्क्रीन पे। तो आपको ऐसी अलग अलग लंबाई की, अलग अलग लेंथ की ऐसी ब्राइट लाइंस मिलेगी बेटा। डिफरेंट लेंथ की ब्राइट लाइंस मिलेगी। ऐसी सिमिलर लेंथ की नहीं मिलेगी, डिफरेंट लेंथ की मिलेगी। और डिफरेंट लेंथ की ब्राइट लाइंस मिलना, स्पेक्ट्रल लाइन जिनको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब क्यों डिफरेंट लेंथ की मिलेगी उसको मैं समझा देता हूँ। ये आपने छाप ली होंगे, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरी थ्योरी आपको लिखना है। मैं आपकी जब भी स्कूल खुलने वाला है सितंबर में अक्टूबर में, तो पहले नोट्स चेक करूँगा और नोट्स पे मुझे थ्योरी छपी नहीं मिली तो मैं आपके गाल पे चिपका दूंगा। ओके गाइस, ध्यान देना अच्छे से, ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे। चलिए अब बेटा ये डिफरेंट लेंथ की स्पेक्ट्रल लाइन कैसे अपीयर होती है थोड़ा उसके समझ लेते हैं। ओके, ध्यान देना। यहां तक ले लिया बेटा आपने? अब समझना है भाई। सपोज बेटे जो सैंपल है, सैंपल में कुछ हाइड्रोजन एटम पे बात कर रहा हूं, कुछ पे, एक पे नहीं, कुछ सैंपल के कुछ सम ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम पे बात कर रहा हूं। चलो ध्यान दो, समझना। यह है बेटा आपका हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। ये फर्स्ट सेल या ग्राउंड सेल जहां एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होता है, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ये फिफ्थ सेल, ये सिक्स सेल। ध्यान देना बेटा। ओके गाइस, अच्छा समझना। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली ग्राउंड सेल में था, एनर्जी आपने क्या की है बेटा? प्रोवाइड की है। एटम एक एटम है, एक एटम के थ्रू सैंपल में प्रेजेंट, एक एटम के थ्रू, इस एक एटम के थ्रू सैंपल में प्रेजेंट बिलियन एटम्स की स्टोरी मैं यहां बता रहा हूं। तो बेटा ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 6, दिस 5, 4, 3, 2, 1, 7 लेना है, 7 लेना 8। आप कितनी भी सेल यहाँ ले सकते हो, ठीक है बेटा? इनफाइनाइट सेल होती है, कितनी भी सेल ले सकते हो। मैं 6 ले रहा हूँ, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी। 7 लो, 8 लो, 9 लो, 10 लो, ठीक है? अब बेटा जब एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप कर रहा है। इन सम एटम, सैंपल के कुछ एटम में कहाँ आ गया? 6 में आ गया। कुछ एटम में कहाँ आ गया बेटा? 5 में आ गया। कुछ एटम में कहाँ आया बेटा? 4 में आया। सम एटम में कहाँ आया बेटा?
3 में आया। कुछ एटम ऐसे भी होंगे जहाँ एक्साइड इलेक्ट्रॉन कहाँ आया बेटा, बोलो बोलो, ग्राउंड सेल में आ गया। अब जब एक्साइड इलेक्ट्रॉन वापस आएगा बेटा, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वापस आएगा, तो वेरियस लो, डायरेक्ट 1 में नहीं आएगा, वेरियस लो एनर्जी सेल में आ गया। सिंपल में कुछ ऐसे एटम होंगे जहां एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि डायरेक्ट 1 में आ जाए, वेरियस हाई एनर्जी सेल से ग्राउंड सेल में आ जाए, या कुछ एटम ऐसे होंगे सिंपल में जहां n=2 लो एनर्जी सेल में आए। कहां से बेटा, 6 से। अलग अलग कंडीशन के एटम है यहाँ। तो चलो मैं अभी आपको ये समझा रहा हूं कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे आता है। देखो चलो मान लेता हूं मैं यहां कितने एटम की स्टोरी बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल सिंपल में बिलियन एटम है, यहां 1 2 3 4 5 एटम की स्टोरी एक ही फिगर से बता रहा हूं। तो बेटा मान लो यहां कुछ ऐसे एटम है जहां इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में आया, 5 से 1 में आया, 2 से 1 में आया, 6 से वापस, 5 से वापस 1 में ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं अभी फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है। अब E क्या होता है बेटा, hc/λ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। तो जब 6 से कहाँ आया, 6 से कहाँ आया बेटा, 1 में, तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में होगी, वेव फॉर्म में। जब वो 5 से 1 में आ रहा है तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी। जब वो 4 से 1 में आ रहा है तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी। जब वो 3 से 1 में आ रहा है तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी। जब वो 2 से 1 में आ रहा है, ग्राउंड लो एनर्जी में आ रहा है, तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए बेटा E hc/λ, तो देखिए ये बेटा ये हाई एनर्जी सेल है और ये लो एनर्जी सेल है। जैसे जैसे सेल के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ता है, तो देखिए बेटा आपको मालूम है कि 6 सेल की एनर्जी n=6 है, ये 6 सेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब 6 सेल वाला फर्स्ट सेल में आ रहा है, 6th वाला फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है ना बेटा, 6 - 1 5 का डिफरेंस है, तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। 5 वाला फर्स्ट में आ रहा है तो डिफरेंस कम हो गया। कितने का डिफरेंस आ गया बेटा, 3 एनर्जी सेल का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना, याद रखिए। तो बेटा यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ भी एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, जब वो 6 से 1 में आएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है एनर्जी का, और ज़्यादा अमाउंट में E ज़्यादा होगा, यहाँ E ज़्यादा होगा। ये वाले ट्रांजिशन में यहाँ जब ब्रेक होगा तो E ज़्यादा होगा, यहाँ ब्रेक होगा तो E कम होगा। जब 4 से 1 में आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस कम है, तो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। जब 3 से 1 में आएगा तो और कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। जब 2 से 1 में आएगा तो और कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कहाँ होगी, जब वो हाई एनर्जी ऑर्बिट से n=1 में आएगा। सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम डिफरेंस है बेटा। तो यहाँ जब ब्रेक होगा तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ ब्रेक होगा तो और कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ ब्रेक होगा तो और कम, यहाँ कम, लेकिन एनर्जी ज़्यादा रिलीज कहाँ होगी, जब वो n=6 से 1 में आएगा। तो यहाँ E ज़्यादा होगा तो लेमडा क्या हो जाएगा बेटा, कम। ये वाले ट्रांजिशन में जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसका लेमडा कम होगा। ये वाले ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस इसके कंपेयर में कम है, तो लेमडा यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ E कम है बेटा। ये डेल ही है, डेल मीन्स एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी रिलीज करेगा। डिफरेंस जहाँ ज़्यादा होगा वह ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जहाँ ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी वहाँ लेमडा वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वहाँ आपको मिनिमम मिलते जाएगा। तो बेटा आप इस रिलीज एनर्जी को कहाँ चेक करेंगे बेटा, स्क्रीन पर। यह स्क्रीन है, स्क्रीन पे जब आप चेक करोगे तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज है, तो लेमडा मीन्स वेवलेंथ यहाँ छोटी होगी। यहाँ एनर्जी कम रिलीज हुई है क्योंकि डिफरेंस कम है, तो यहाँ वेवलेंथ लेमडा स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो एनर्जी है बेटा रिलीज एनर्जी, यहाँ पर्दे पर ब्राइट लाइंस के रूप में मिलेगी, लेकिन डिफरेंट लेंथ की ब्राइट लाइंस मिलेगी। यहाँ एनर्जी का डिफरेंस और कम है, तो यहाँ और कम अमाउंट में एनर्जी
रिलीज होगी। ई कम तो लेमडा बढ़ेगा बेटा, ये देखो ऐसे। यहाँ स्पेक्ट्रल लाइन की लेंथ और ज़्यादा होगी, यहाँ स्पेक्ट्रल लाइन की लेंथ और ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप कम है तो रिलीज अमाउंट में एनर्जी कम होगा। ई कम होगा तो यहाँ लेमडा बढ़ेगा। तो देखो बेटा स्क्रीन पर डिफरेंट लेंथ की आपको क्या मिल रही है, स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि डिफरेंट हाई एनर्जी सेल से वो बेक हो रहा है। और इसी को बोलते हैं बेटा डिफरेंट लेंथ की ये स्पेक्ट्रल लाइन का मिलना स्क्रीन पर, इसी को बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके गाइस, इस बात को याद रखना बेटा। तो हमने आज क्या समझे बेटा, व्हाट इज द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो देखो बेटा डिफरेंट लेंथ की क्या मिली, स्पेक्ट्रल लाइन। क्यों मिली, क्योंकि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट एनर्जी गैप से वापस हो रहा है, तो डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। और रिलीज एनर्जी वेव को कहाँ देखेंगे, पर्दे पर। तो इससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ है, जो ब्राइट लाइन की वेवलेंथ है, वो आपको डिफरेंट मिलेगी। इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके गाइस, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और चलेंगे। ठीक है बेटा।